भारत का भौगोलिक विस्तार या आप कह सकते हैं अवस्थिति। ये चैप्टर का नाम है। पिछली क्लास में हमने बात किया था सिलेबस के बारे में और आज उसकी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। आप कह सकते हैं कि भारत का एक सामान्य परिचय होगा और परिचय से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जैसे अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, मानक समय रेखा हो गया, ये वो प्रश्न है जो पीसीएस के एकदम फेवरेट हैं। हर साल इनसे प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में क्वेश्चन बन चुके हैं। इसी तरीके से किसी स्थान का समय ज्ञात करना या फिर कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अवस्थिति या विस्तार देखने के लिए छोटी छोटी बातें हमको देखनी होगी और पहले चैप्टर में कुछ होता नहीं है। एक बेसिक बातें जो आपको अगले लगभग सभी चैप्टर्स में इस्तेमाल होंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावलियाँ उनको देखेंगे, परिभाषित करेंगे, समझेंगे और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे यहाँ से और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अगली क्लास अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो भारत का भौगोलिक विस्तार यानी भारत का एक सामान्य परिचय। पहले ये देख लेते हैं कि भारत है क्या। तो भारत की वर्तमान अवस्थिति जो है, आप देख रहे होंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर और अगर पूरब में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और बंगाल की खाड़ी जो कि हिंद महासागर का ही हिस्सा है। पश्चिम में अरब सागर है। अब ये हिंद महासागर दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। क्यों बढ़ता है ये मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे रेगिस्तान जो मरुस्थल है भारत का वो स्थित है। ये इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं भारत की कि भारत को चारों तरफ से कैसे कवर कर रही हैं। टर्मिनोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, शब्दावलियों की, सबसे पहली शब्दावली जो इस्तेमाल होगी वो उपमहाद्वीप शब्द। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। अच्छा, उपमहाद्वीप शब्द जो है ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है तो बच्चे समझते हैं कि सिर्फ भारत को ही उपमहाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये कि उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है। इसका मतलब कि एक से अधिक देश उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत से लगे हुए 5 देश टोटल आते हैं। एक भारत है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। ये 5 देश मिल करके कौन कौन से? एक तो भारत है ही, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश और एक है पाकिस्तान। ये उपमहाद्वीप का हिस्सा है। उपमहाद्वीप में ये 5 देश ही क्यों आते हैं? इसके साथ चाइना क्यों नहीं जुड़ा? वैसे तो ये सब एशिया महाद्वीप के हिस्से हैं, लेकिन उपमहाद्वीप इसका मतलब ये हुआ कि एक महाद्वीप का छोटा महाद्वीप। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो भूखंड है ये भौगोलिक रूप से वर्तमान अवस्थिति एशिया में है, इसकी दक्षिण मध्य एशिया का हिस्सा है। लेकिन ये भौगर्भिक रूप से, भौगर्भ का अर्थ ये हो गया कि जहाँ से इसका जन्म हुआ, जन्म अगर इसका देखा जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व अफ्रीका की बात है। वहाँ से ये भूखंड टूटकर एशिया तक पहुँचा है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बहुत बढ़िया समझाया जाएगा। लेकिन जब ये भूखंड टूटा तो सिर्फ भारत नहीं निकला वहाँ से, भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये भी इसके साथ ही में थे। आप देखेंगे तो भारत से जो भूटान और नेपाल की सीमा है वो चाइना से कम भारत के साथ ज़्यादा नज़दीक है। या फिर पाकिस्तान, जो कि आप जानते भी हैं कि भारत का ही हिस्सा था 1947 तक। बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत ही था, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो भारत आज हम पढ़ते हैं ये 1947 से पहले एक बड़ा भूखंड था और बड़ा भूखंड होने के नाते यहाँ पे ये देशों का जो विभाजन हुआ ये राजनीतिक विभाजन है, ना कि भौगोलिक। तो इसलिए इस उपमहाद्वीप में हम इन 5 देशों को ध्यान में रखते हैं। ये 5 देश जो इसके हैं ये इसके पड़ोसी देश भी हैं, आप सब जानते हैं। और इन पड़ोसी देशों के साथ में अब अगर इतना आप देख लिए हैं तो भारत के 2-3 देश और ऐसे बसते हैं जो इसके पड़ोस में हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है और म्यांमार है, ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। आप एक चीन का नाम भी इसमें ऐड कर लीजिए, चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र से मिलता है। श्रीलंका, मालदीव ऐसे भूखंड हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, ना कि स्थलीय सीमा, ठीक है, इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। वो समुद्री सीमा साझा करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे कि समुद्र से लगे हुए जो देश हैं पड़ोसी देश में वो कौन कौन से हैं। अक्षांश एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि अक्षांश के तहत ही हम उसका भौगोलिक विस्तार देख सकते हैं। तो अक्षांश और एक देशांतर ये 2 शब्द होते हैं पृथ्वी पर, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं?
पहले ये समझ लीजिए कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। ये पृथ्वी है, ये जितनी भी आप खड़ी लाइनें देख रहे हैं ये देशांतर है। इसी लाइन को जब आप ग्लोब देखते हैं, कोई भी मॉडल आप देखते हैं, तो ये ऐसे लाइनें खींची होती हैं, उन लाइनों को देशांतर बोलते हैं। और ये देशांतर रेखाएं जो हैं ये 360 डिग्री होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 360 रेखाएं आपको मिलती हैं। ठीक है, 360 ऐसी रेखाएं, खड़ी रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी पर, यानी ग्लोब पर। लेकिन इसी के साथ साथ ये तो होगा देशांतर, इसकी ज़रूरत आपको आगे बहुत पड़ेगी। इसके साथ साथ पृथ्वी को बीचों बीच भाग से, जैसे एक खरबूजे को काटा जाता है, बीच से काट दिया जाए, वैसे ही काटा जाता है ये 0 डिग्री। और यहाँ भी आप देशांतर में भी एक 0 डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री का क्या मतलब है ये हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो रेखा है ये अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, ग्लोब आपको ऐसे नज़र आता है, ये अक्षांश है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अक्षांश की बात की जाए तो आप किसकी बात कर रहे हैं, येलो, इसकी ब्लू वाली लाइन की। और जब देशांतर की बात की जाए तो रेड वाली लाइन है। इसका क्या महत्व है हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि भारत की स्थिति के बारे में अगर जानना है तो पृथ्वी को ऐसे आप देखिए। भारत कहाँ पे है? भारत आपको यहाँ नज़र आता है, यहाँ पे है भारत। ये भारत है, बहुत छोटा सा बना है लेकिन ये भारत है। ये जो 0 डिग्री की रेखा ये पृथ्वी के आधों आध भाग से अलग करती है, इसको अक्षांश बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर वाले हिस्से को, यानी इसको उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध होगा। तो हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री के इधर वाले हिस्से को, यानी इधर को हम पूर्वी देशांतर मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंने ये कहा नहीं कि ये निश्चित है, माना जाता है। और इसके इधर इस वाले हिस्से को पश्चिमी देशांतर मान लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी देशांतर। अब जब भारत यहाँ पर है, इस जगह पे है भारत, तो अब आप बताइए कि ये किस दिशा में होगा। अगर ग्लोब पर देखा जाए और सवाल बना हुआ है कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है, ऑप्शन में था उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। आपको चारों दिशाएं यहाँ कंफर्म हो गई हैं कि ये यहाँ से जब आप ऊपर जाते हैं ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, यहाँ से पूरा भाग। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये उत्तर में है, और चूंकि यहाँ पे है तो इस रेखा के पूर्व में है। ठीक है, इस रेखा के उत्तर में है और इस रेखा के पूर्व में है, तो ये कौन सी दिशा होगी? भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व गोलार्ध। ध्यान रखिएगा, गोलार्ध का क्या मतलब होता है? गोलार्ध का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो गोले का आधा, यानी पृथ्वी गोल है, इसका आधा हिस्सा गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो ग्लोब पर अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है। अब एक बात और जान लेते हैं कि जो भारत है इसका तो हमें ये अवस्थिति पता चल गया कि ये उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर ये देशांतर की रेखाएं ऐसे खड़ी खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं ये देशांतर रेखाएं भारत को भी तो ऐसे खड़ा खड़ा पार कर रही होंगी, कर रही हैं कि नहीं? तो और फिर ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, यानी जो अक्षांश है, ये अक्षांश भी भारत को पार कर रहा होगा, ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जरा हम भारत को अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो भारत कैसा नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छा मैप तो नहीं बन रहा है मुझसे, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमको बस ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हमें कश्मीर तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस मैप को जूम कर लेते हैं, भारत को ग्लोब से हटा करके अलग, तो इसमें भी कहीं ना कहीं देशांतर रेखाएं हैं ऐसे। ये देशांतर रेखाएं गुजरती होंगी, क्योंकि ये श्योर है कि देशांतर रेखा ऐसे होकर जा रही होगी। और ये भी श्योर है कि अक्षांश भी ऐसे गुजर रहा होगा। अक्षांश भी ऐसे जा रहा है।
तो अब हमें ये देखना है कि अक्षांशों के माध्यम से भारत का विस्तार कैसा है। ये तो हमने देख लिया उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना बड़ा है, भारत अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हमें इस मैप में सीखने को मिलेगा। कैसे? हम यहां से देख लेते हैं, ये क्या है, देशांतर है, ठीक है। ये सारी देशांतर लाइनें हैं जो खड़ी खड़ी हैं। तो हमें ये देखना है कि आखिरी देशांतर लाइन कौन सी है, भारत की जो शुरुआत में है ये, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में जो देशांतर लाइन है, इसको देखना है कि कितना, जो कि पूर्व में है भारत, तो भारत में जितनी भी देशांतर लाइनें हैं वो सब कौन सी देशांतर होंगी, पूर्वी देशांतर। तो हमें ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक देशांतर का विस्तार है। तो जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और अरुणाचल प्रदेश के लास्ट में जो आखिरी देशांतर भारत से होकर गुजरता है, भारत का विस्तार निर्धारित करता है, वो कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो गया, ये भारत का विस्तार है देशांतर में। देशांतर से हम क्या ज्ञात करते हैं, भारत की चौड़ाई की लंबाई, भारत की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। ये चौड़ाई हो गई भारत की, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, ये चौड़ाई है। अब हम अगर लंबाई ज्ञात करें कि अक्षांश, भाई अक्षांश रेखाएं भी गुजरी हैं भारत से, ये ऐसे भी गुजरी हैं रेखाएं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से हम देखेंगे, ये अक्षांश है, जो आखिरी अक्षांश नीचे से उसकी गुजर रहा होगा, शुरुआत का अक्षांश, वही हम देखेंगे। ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ पे जो कश्मीर में है अक्षांश, ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नहीं, 25 जो है वो देशांतर है, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है इसका। अब यहाँ हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार से हमें क्या ज्ञात होता है, हमें इसकी लंबाई पता चलती है। क्या लंबाई, ये। अब अगर इनके अंतर की बात की जाए कि इनमें कितना अंतर आ रहा है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आप देख लो कि 97, देखिए यहाँ 68 मैंने लिखा है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर इसलिए है क्योंकि भारत पूर्व गोलार्ध में है, और 0 डिग्री ये है, यहाँ से ऐसे 68 जाकर के देशांतर रेखाएं पार करने के बाद भारत की शुरुआत होती है, ठीक है। देशांतर के बीच में जो कितने डिग्री का अंतर आता है, जैसे 97 25 इधर है और 68 7 पश्चिम में है, तो इनके बीच में जो अंतर आएगा, आप 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट आप माइनस कर दो, कितना आएगा, आप ये मानकर चलो कि लमसम 30 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है, लमसम 30 डिग्री। देशांतर का जो अंतर है, यानी इसके बीच की जो दूरी है, देशांतरीय दूरी आप कह सकते हैं। अब अगर यही हम अक्षांशों का ज्ञात कर लें, तो 37 डिग्री 6 मिनट में आप 8 डिग्री 4 मिनट घटा दो, तो ये भी लगभग 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अंतर जो है, अक्षांशीय अंतर भी लगभग कितना आ रहा है, 30 डिग्री। लेकिन समस्या ये है कि जब ये अंतर समान है, तो फिर जब हम पूरब से पश्चिम जाते हैं, पूरब से पश्चिम, ये चूंकि देशांतर है, देशांतर, और 30 डिग्री है लगभग इसकी दूरी, लेकिन किलोमीटर में ये 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। और ये जो चूंकि अक्षांशीय विस्तार है इसका, ये भी 30 डिग्री है, यहाँ हमने कैलकुलेशन में देखा 30 डिग्री है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो ज्यादा है, इसकी दूरी 3214 किलोमीटर है। बस आपको यही बताना है कि ऐसा क्यों है। अंतर ये आता है कि जब हम ग्लोब पर देख रहे हैं, तो जो देशांतरीय रेखा है वो बीच में ध्रुवों पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, लेकिन जब हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये सारी रेखाएं आके कहाँ मिल रही हैं, पोल पे, ध्रुव पे। तो ध्रुव पे आते आते ये सिकुड़ जाती हैं, इनमें दूरी कम हो जाती है। तो होता क्या है कि भारत चूंकि यहाँ पे, अब जितनी दूरी 2 देशांतरों के बीच में यहाँ पर है, इतनी दूरी यहाँ पे थोड़ी ना रहेगी, यहाँ पे दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि देशांतर सिकुड़ रहे हैं। तो जब यहाँ दूरी कम हो गई, तो वही तो कमी यहाँ दिख रही है, ये 2933 किलोमीटर, जबकि अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहेगी चाहे जहाँ रहोगे। तो 3214 किलोमीटर अक्षांशीय दूरी है, यानी भारत का जो विस्तार है लंबाई में, अक्षांश के माध्यम से देखा जाए तो 3214 किलोमीटर आ रहा है।
और देशांतर के माध्यम से 2933 किलोमीटर आ रहा है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि देशांतरों के बीच की दूरी हर जगह समान नहीं होती है, जबकि अक्षांशीय दूरी समान होती है। ये बात समझ में आ गई। एक प्रश्न अगर बन जाए कभी कि क्या कारण है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का एक समान है, फिर भी किलोमीटर में दूरियों में असमानता है, तो उसका जवाब आप दे पाएंगे। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए, ये जो क्षेत्रफल है भारत का, ये विश्व का कितना है? विश्व का ये 2.4% ही है। यानी जितनी वैश्विक भूमि है उसका 2.4% भारत के पास है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में जनसंख्या कितना निवास कर रही है? पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.7%। इतनी जनसंख्या भारत में है। यानी विश्व की जो भूमि है उसका हमें सिर्फ 2.4% ही हिस्सा मिला, और जनसंख्या कितनी मिल गई? 17.7%। आकार की अगर बात की जाए कि किस नंबर पे भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत 7वां स्थान रखता है। ठीक है, 7वां स्थान। और जनसंख्या के आधार पे अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन है? चाइना है। लेकिन यहाँ 7वां स्थान अगर रखता है तो 6 कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला रूस है। रूस के बाद में आप फिर से आइए कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और वहाँ पे एक देश है कनाडा। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। फिर आप वापस आइए एशिया महाद्वीप में, एक देश है चीन। ठीक है, और फिर आप उत्तरी अमेरिका में जाइए और वहाँ पे एक देश है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूएसए के बाद में नीचे सरक आइए कहाँ? ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद में फिर आप आइए इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में चूंकि भारत है ही, हो गया 7 देश। एक बात पीछे हमने छोड़ रखा था देशांतर में, मैंने 8 डिग्री से जो अक्षांश बताया, दरअसल अगर द्वीपीय क्षेत्र भी भारत का लिया जाए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो अगर द्वीपीय क्षेत्र भी लिया जाए तो थोड़ा सा अक्षांश और पहले शुरुआत हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, नहीं हाँ 4, 5, 45 होता है, लेकिन आमतौर पे 4 लिखा होता है, वो 45 पूरा होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसको अभी हम एक आउटलाइन मैपिंग में दिखा देंगे, दूरी जो है भारत की विस्तार की। ठीक है, देख लेते हैं। भारत में कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को लेकर के, है कि नहीं। तो सबसे उत्तरी छोर पे भारत का जो विस्तार है, पहले हम लिख लेते हैं अक्षांश को। यहाँ हमने क्या लिखा था? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे हमने लिखा था 37 डिग्री 6 मिनट। ये इसका अक्षांश विस्तार होगा। वहाँ मैपिंग पे किया था, यहाँ आउटलाइन मैपिंग। ये समझने के लिए कि याद रहेगा हमेशा। मैपिंग में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप भूल जाएं। और ये देशांतर है। देशांतर हमने कहाँ से लिखा था? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये तो होगा इसका अक्षांशीय विस्तार, ये होगा देशांतरीय विस्तार। इनके बीच में 30 डिग्री का क्या है? 30 डिग्री का अंतर। ठीक, और ये भी 30 डिग्री का अंतर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या ये 30 डिग्री का अंतर आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब हम किलोमीटर में देखते हैं तो इसका जो किलोमीटर है ये 2933 किलोमीटर, और ये जो अक्षांशीय दूरी है इसकी ये 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये मुख्य भूमि का विस्तार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अक्षांशों में जोड़ा जाए, जो कि भारत का ही भूभाग है, तो फिर अक्षांश और नीचे से शुरू होगा, और वो कहाँ से होगा? 6 डिग्री 4-5 मिनट यहाँ। ठीक है, अब अगर अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि ना लेकर के क्या कहा जाए कि द्वीपीय क्षेत्र से अंडमान निकोबार से, तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार होगा भारत का। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तरी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है।
पूर्वी बिंदु और पश्चिमी, एक सीमा निर्धारण होता है। तो यहाँ गुजरात में एक जगह है गौर माता, ठीक है, ये गुजरात में है, ये पश्चिमी छोर है भारत का, एक गांव का नाम है, और ये गांव भारत के आखिरी छोर पे है, कहाँ, पश्चिम में। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, किबुथु, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, लास्ट गांव होगा, ये अरुणाचल प्रदेश का अंतिम गांव है, पर पूर्व का विस्तार जो है वो भारत का यहीं तक है, किबुथु गांव तक। अगर हम उत्तर के विस्तार को देखें कि अंतिम जगह जहां तक भारत की सीमा है, तो उसका नाम है इंदिरा कौल, यहां पे है इंदिरा कौल। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन अगर द्वीपीय क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि भारत का ही भूभाग है, तो द्वीपीय क्षेत्र में एक जगह है, क्या है नाम उसका, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे लास्ट में है, ये दक्षिणतम बिंदु होगा भारत का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको कई प्रश्न मिल सकते हैं।